यहाँ तक क्लियर है बच्चों? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है कि अल्फा पार्टिकल को हम लोग हीलियम की न्यूक्लियस क्यों बोलेंगे? रीजन अगर कभी पूछा जाए आपसे तो क्या बोलोगे? चार्ज भी सेम है और मास भी सेम है, इसलिए अल्फा पार्टिकल कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। देखिए अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने किया था, ये किया था इन द ईयर 1930। हेडिंग डाला आपने, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। दिस वाज डन बाय रदरफोर्ड इन द ईयर 1900, आई थिंक 11, लेट मी कंफर्म, आई थिंक 11 ईयर 13 में तो न्यूज़ बोर्ड की थ्योरी आई थी, तो 1911, 1911 यस, डन बाय रदरफोर्ड इन द ईयर 1900। इस एक्सपेरिमेंट के लिए रदरफोर्ड ने क्या किया? गोल्ड की फॉइल सेलेक्ट, गोल्ड की फॉइल पे ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो गोल्ड की फॉइल जो सेलेक्ट की, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है इसमें कि व्हाई गोल्ड फॉइल? मोस्ट मैलेबल, बिल्कुल सही, मोस्ट मैलेबल। तो मोस्ट मैलेबल होने के कारण क्या होगा? इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिनेस्ट शीट। मैलेबिलिटी का तो यही मतलब है कि दैट कैन बी प्रेस्ड और हैमर्ड एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिनेस्ट शीट। ठीक है, कितना थिनेस्ट? थिनेस्ट तो है, लेकिन कितना थिनेस्ट? 1000 एटम्स के थिनेस्ट। ठीक है, 1000 एटम्स के थिनेस्ट शीट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही है, लिखिए, इसमें लिखे हैं रदरफोर्ड सेलेक्टेड गोल्ड फॉइल, रदरफोर्ड सेलेक्टेड गोल्ड फॉइल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट because gold foil is gold foil नहीं, gold is most malleable metal, gold is most malleable metal which can be converted into thinnest sheet, which can be converted into thinnest sheet of approximately, thinnest sheet of approximately 100 atoms, sorry 1000 atoms, approximately 1000। ठीक है, तो इसको 1000 एटम्स के थिनेस्ट शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब थिनेस्ट शीट होने का फायदा क्या हुआ? मान मान लीजिए कोई थिनेस्ट शीट है, सपोज करो कि ये थिन शीट है। अब ये थिन शीट है, अगर पतली सी शीट है, तो इस पे अगर हम एक्सपेरिमेंट करें, यहां से हम लोग यहां से अल्फा पार्टिकल डालें और इधर से हम एक रिसीवर लगा दें, रिसीवर लगा दें, तो क्या होगा कि ये अगर थिन शीट है तो इसके जो फोटो है वो इधर क्लिक हो जाएगी, तो इसके अंदर पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज है वो हमें पता चल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये थिन शीट ना होकर के इस तरह से थिक शीट होता, सपोज करो इस तरह के थिक शीट हो, तो क्या होता? क्या वो एग्जैक्ट एटम के बारे में बता पाता? क्योंकि यहाँ पे तो कई सारे शीट है, तो एग्जैक्ट एटम के तो बारे में नहीं पता चल सकता। थिन शीट होने से क्या होगा? एग्जैक्ट एटम के बारे में पता चल सकता। तो थिनर शीट होने से क्या होगा? इट विल प्रोवाइड, देखिए, इट विल प्रोवाइड वेरी एक्यूरेट रिजल्ट, इट विल प्रोवाइड वेरी एक्यूरेट रिजल्ट, इट विल प्रोवाइड वेरी एक्यूरेट रिजल्ट। ओके, क्लियर यहां तक? अब चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट था क्या। इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने क्या किया? एक स्फीयर बनाया, हॉलो स्फीयर, एक हॉलो स्फीयर बनाया, और इस हॉलो स्फीयर के अंदर जिंक सल्फाइड की लेयर लगा दी। यहां पे लगा दिया उन्होंने जिंक सल्फाइड की लेयर। इधर एक बॉक्स में उन्होंने रख दिया रेडियो एक्टिव मटेरियल, इधर एक बॉक्स में उन्होंने रख दिया यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल। जहां से क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इट विल प्रोड्यूस अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल ये प्रोड्यूस कर रहा है। बीच में छोटा सा गैप है, और इसके रास्ते में जो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल निकल रहा है यहां से ढेर सारा, इस अल्फा पार्टिकल के रास्ते में उन्होंने क्या किया? गोल्ड की एक फॉइल डाल दी। समझ में आया क्या हुआ? कि यहाँ पे इस रास्ते में, इस अल्फा पार्टिकल के रास्ते में उन्होंने क्या डाल दिया? यहाँ पे गोल्ड की फॉइल, गोल्ड फॉइल डाल। जब गोल्ड फॉइल यहाँ पे डाला, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो जिंक सल्फाइड की लेयर यहाँ पे लगा रखी है ना, जिंक सल्फाइड की लेयर की एक प्रॉपर्टी होती है, इट स्टार्ट्स ग्लोइंग व्हेन अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक्स दिस लेयर। समझ में आया क्या है? जिंक सल्फाइड का लेयर क्यों लगाया गया? क्योंकि जिंक सल्फाइड की जो लेयर होती है, दैट स्टार्ट्स ग्लोइंग व्हेन अल्फा पार्टिकल विल स्ट्राइक दिस। ओके, दिस जिंक लेयर, सल्फाइड लेयर विल स्टार्ट glowing when alpha particle will strike this layer। इसलिए उन्होंने लगा दी जिंक सल्फाइड की लेयर। अब उन्होंने क्या देखा कि ये जो अल्फा पार्टिकल है, देखो, अगर यहाँ पे रदरफोर्ड
से पहले की थियरी देखें तो वो थियरी थी वाटरमेलन मॉडल, है ना। वाटरमेलन मॉडल था, और वाटरमेलन मॉडल में क्या बताया गया था कि एक एटम जो होता है वाटरमेलन की तरह होता है, जिसमें बीच वाला जो पार्ट है, ये जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये बीच वाला जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, वो पार्ट है प्रोटॉन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। ये बोला गया था ना जे थॉमसन के मॉडल में। तो बीच वाला जो ये पार्ट है जिसको मैंने क्रॉस किया है यहाँ पे, दैट वाज द प्रोटॉन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ये प्रोटॉन है जिसपे की पॉजिटिव चार्ज है बीच वाला, अगर हम जे थॉमसन के मॉडल को करेक्ट माने, तो यहाँ पे अगर हम अल्फा पार्टिकल डालेंगे तो अल्फा पार्टिकल पे खुद कौन सी चार्ज है, टू पॉजिटिव चार्ज है। तो बताइए ये खुद पॉजिटिव चार्ज क्या इस पॉजिटिवली चार्ज बीच वाली जो स्पेस है उस स्पेस पे पास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल अदर पॉजिटिव चार्ज, होगा ना रिपल्सन। तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो यहाँ पे रिपल्सन होनी चाहिए अगर हम इस थियरी को करेक्ट मानते हैं तो। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। हो क्या रहा है, उन्होंने क्या देखा कि 99.9% ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेर पासिंग अनडेविएटेड, और ये बिल्कुल सामने में आके स्ट्राइक कर रहा था। कितना परसेंट बच्चों? 99.9% ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो एकदम बिल्कुल यहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है। 99.9% ऑफ अल्फा पार्टिकल वेर पासिंग अनडेविएटेड। देखो तो ये जे थॉमसन के मॉडल का तो जस्ट अपोजिट है ना अपोजिट। जे थॉमसन तो बोल रहे हैं कि वहां से अल्फा पार्टिकल पास ही नहीं हो सकती, क्योंकि बीच वाला पार्ट पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव पास कैसे हो सकता है? ठीक है, पॉजिटिव से पॉजिटिव पास नहीं हो सकता वहां पे। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलो कौन? हाँ अवनी बोलो बोलो बच्चा, जल्दी बोलो, क्लास में आओ। क्लास कितनी देर, कब कब आई हो क्लास में, कितना टाइम हो रहा है? 10-15 मिनट से यू आर वेटिंग, क्यों झूठ बोल रही? और किसको झूठ बोल रही? हो गया उसके क्लास में? कितने बजे क्लास स्टार्ट होती है अपनी? बोलो जल्दी बोलो, क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? सुनाई नहीं दे रहा तुमको? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। बोलो क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? 7 PM। तो 7 बज के 10 मिनट पे क्यों आए क्लास में? एक तो घर में बैठे हो, ऊपर से लेट से ज्वाइन कर। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, इधर देखूंगा कि बार बार स्क्रीन पे देखो नीचे। तो उन्होंने क्या देखा, 99.9% ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो बिल्कुल सामने टकरा रहे हैं, है ना, सामने टकरा रहे हैं। तो सामने टकरा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से अगर 99.9% ऑफ द अल्फा पार्टिकल अगर पास हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मतलब है कि यहाँ पे उसको रिपेल करने वाला कोई पार्टिकल नहीं है बीच में, रोकने वाला कोई पार्टिकल नहीं है बीच में। तो ये जो 99.9% ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो हम यहाँ पे डाल रहे हैं, दैट इज पासिंग अनडेविएटेड, इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि 99.9% ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, खाली है। ठीक है, खाली है। तो 99.9% ऑफ द एटम की स्पेस खाली है, तो इससे होगा क्या कि वहां पे अल्फा पार्टिकल को डेविएट करने वाला कोई चीज नहीं है, जिससे कि अल्फा पार्टिकल इज पासिंग अनडेविएटेड। समझ में आया? पहला पॉइंट क्लियर है। ये है इसकी फाइंडिंग, ये है इसकी ऑब्जर्वेशन, और इस ऑब्जर्वेशन की ये हुई फाइंडिंग। अब उन्होंने क्या देखा, एक तो फाइंडिंग ये, फाइंडिंग नंबर, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 जिसकी की फाइंडिंग है, उन्होंने क्या देखा कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल वर डेविएटेड एट सम एंगल, वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डेविएटेड एट सम एंगल। देखिए बहुत कम। ये उनकी दूसरी फाइंडिंग, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल वर डेविएटेड एट सम एंगल। अब क्यों डेविएट हुआ एट सम एंगल, एंगल पे डेविएट तो हुआ, लेकिन क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे? अगर हम एक्चुअल मॉडल ऑफ एटम देखें,
एक्चुअल मॉडल ऑफ एटम देखें तो वो उसमें हमें क्या दिखता है कि जैसे ये एक एटम है और ये उसकी न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे बीच में कहीं पे, वो भी उसका मास एकदम कम है ना, इलेक्ट्रॉन के मास से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा चार्ज। अब यहाँ पे जो पार्टिकल अल्फा पार्टिकल हम स्ट्राइक कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका एटम का एम्प्टी होने के कारण, यहाँ पे क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी होने के कारण यहाँ से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है जो पास हो रही है दैट इज अनडेविएटेड, उसमें कोई डेविएशन आ ही नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मोस्ट ऑफ दैट पार्ट जो एटम की है दैट इज एम्प्टी। अब यहाँ पे दूसरी फाइंडिंग आ रही है कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल वर डेविएटेड एट सम एंगल। अब इस ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन आ रही है, यहाँ पे भी कुछ फ्लो हो रहा है इस जगह पे, ये जो ग्लो हो रहा है, तो इसका क्या उन्होंने मतलब बताया? इसका मतलब बताया कि न्यूक्लियस कौन सी चार्ज है। न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पे कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव, वैसा अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास तक पहुंचा, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास तक पहुंचा है, वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से रिपेल हो गया। समझ में आया? क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो दोनों पॉजिटिव ने क्या किया, एक दूसरे को रिपेल कर दिया। इसलिए हमें दिखता है कि अब वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल जो है दैट वर डेविएटेड एट सम एंगल्स। इसका मतलब उन्होंने क्या बताया, इसकी फाइंडिंग उन्होंने ये बताई, ये ऑब्जर्वेशन, और इस ऑब्जर्वेशन की फाइंडिंग उन्होंने बताई कि न्यूक्लियस जो है दैट इज वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल कैसे पता चला न्यूक्लियस वेरी स्मॉल? क्योंकि बहुत कम अल्फा पार्टिकल डेविएट कर, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एंड इज पॉजिटिवली चार्ज, बहुत छोटा भी है और पॉजिटिवली चार्ज भी है। तो बहुत छोटा है, ये कैसे पता चला? क्योंकि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल स्कैटर मतलब डेविएट कर रहे थे। और पॉजिटिवली चार्ज है, ये कैसे पता चला? क्योंकि वहां पे डेविएशन आ रही है। डेविएशन पॉजिटिव की डेविएशन तो पॉजिटिव ही कर सकता है। समझ में आ गई बात? सेकंड ऑब्जर्वेशन क्लियर है? ये ऑब्जर्वेशन हो गई और ये उस ऑब्जर्वेशन की फाइंडिंग हो गई। तीसरी ऑब्जर्वेशन उनकी क्या थी कि 1 आउट ऑफ 12,000 अल्फा पार्टिकल, कितने, 1 आउट ऑफ 12,000 अल्फा पार्टिकल जो है दैट वाज बाउंस्ड बैक। कितने? 1 आउट ऑफ 12,000। 1 आउट ऑफ 12,000, 1 आउट ऑफ 12,000 अल्फा पार्टिकल वर बाउंस्ड बैक। अब बाउंस्ड बैक क्यों? इसका क्या मतलब हुआ बाउंस बैक? कौन सी पार्टिकल बाउंस बैक करेगी? अब अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक कैसे कर सकती है? देखो, जैसे मान लो कि ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये है अल्फा पार्टिकल, ये जो है इस मार्कर की कवर को हम मान लेते हैं अल्फा पार्टिकल। ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है सोचो जरा, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है ना। प्रोटॉन में भी प्रोटॉन का मास 1 यूनिट, न्यूट्रॉन का मास भी 1 यूनिट। मतलब क्या, पूरी एटम का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पे है, न्यूक्लियस। ये तो पता चला। अब इस मास से अगर कोई छोटा मास टकराएगा क्या होगा? समझ में आया क्यों बाउंसिंग बैक हो रही थी? और 1 आउट ऑफ 12,000 क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा है, इसलिए 1 आउट ऑफ 12,000। समझ में आया? तो इसका मतलब उन्होंने क्या बताया कि न्यूक्लियस इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज तो पता है, न्यूक्लियस इज हैविंग मोस्ट ऑफ द मास कॉन्सेंट्रेटेड इनसाइड, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, इसीलिए दैट्स व्हाई जो अल्फा पार्टिकल है दैट इज बाउंसिंग बैक। 1 आउट ऑफ 12,000 से पता क्या चलता है, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, वो तो यहाँ पे ऑलरेडी पता चल ही चुका है, ठीक है। तो इस, ये जो फाइंडिंग है, मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये सब पॉइंट लिख लिया था ना ऊपर वाला, लिख लो, ये लिख लो, फिर मैं इसकी ऑब्जर्वेशन दिखा देता हूँ। इतनी चीजें लिख लो फिर ऑब्जर्वेशन दिखा।
हो गया क्या? Yes. नो कुछ यस, सारे बच्चे यस बोलो, कुछ मुझे बात बोलो। इस वाले ऑब्जर्वेशन की 1 आउट ऑफ 12,000 अल्फा पार्टिकल वेयर बाउंस्ड बैक, इससे क्या पता चला, इसकी क्या फाइंडिंग आई? इसकी फाइंडिंग आई कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज concentrated inside nucleus. इसकी फाइंडिंग, most of the mass of an atom is concentrated inside the, so alpha particle were bouncing back. तो बिल्कुल न्यूक्लियस से हेड ऑन कोलिजन होगा, बिल्कुल आमने सामने टकराएगा, यहाँ गया न्यूक्लियस से टकराया, अब ये कहाँ जाएगा, वापस जाएगा, है ना, जो हेड ऑन कोलिजन वाला होगा। ये वाला डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना, ये वाला। मतलब वो जो होलोस्फीयर है उसके अंदर गोल्ड चिप के अलावा एयर वगैरह कुछ नहीं है। एयर वगैरह, एयर, एयर क्या है? आप किसकी बात कर, किसकी? एटम की। एक न्यूक्लियस के अंदर दूसरा एटम कैसे हो सकता है? ये एटम की तो बात कर रहे हैं, एयर भी तो एटम ही है, एयर भी तो मॉलिक्यूल है ना, सब्सटेंस ही तो है। हाँ? न्यूक्लियस का कुछ रोल नहीं होगा, हॉलो स्फीयर के अंदर एयर है तो एयर का भी तो न्यूक्लियस होगा क्या है? हॉलो स्फीयर के अंदर न्यूक्लियस, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? और डेविएशन नहीं होगा, उससे इसलिए नहीं होगा डिफरेंस, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो स्ट्राइक कर रहा है वो स्ट्राइक तो यहाँ पे जो स्ट्राइक कर रहा है इस जगह से जो रिजल्ट आ रहा था वो यहीं से आ गया, एकदम बिल्कुल पास में है ना, इसलिए उससे डेविएशन बहुत कम होता है। ओके, तो तीनों पॉइंट क्लियर, तीनों ऑब्जर्वेशन, तीनों फाइंडिंग्स क्लियर सबको? इस सारे ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग्स को यूज करके रदरफोर्ड ने क्या किया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिसाइड, ठीक है, ऑब्जर्वेशन देख रहे हो, फाइंडिंग्स देख रहे हो, इस सारी ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग्स को यूज करके रदरफोर्ड ने क्या किया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिसाइड। तो उनका कहना क्या था, अब हम लोग उस पॉइंट पे आते हैं, रदरफोर्ड से स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें कि एक गलती वहां पे, ठीक है, एक गलती वहां पे भी है जिसको आगे जाके करेक्ट किया किसने, नील्स बोर ने। ओके, तो हेडिंग डालें रदरफोर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अच्छा ये कौन से ईयर में हो रही है? और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कौन से ईयर में हुई? 1932। तो बताओ इसमें न्यूट्रॉन की कोई बात होगी? नहीं हो, इस समय तक न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है। तो हेडिंग इसको रब कर दूं ना, चलो हेडिंग डालो रदरफोर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रदरफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड के स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में लिखो। पहला, here if positively charged nucleus, there is positively charged nucleus having most of the mass concentrated inside it। ये इनकी पहली ऑब्जर्वेशन हो गई, मतलब पहले एटम के पॉइंट हो गए। सेकंड में there is positively charged nucleus having most of the mass concentrated, सेकंड पॉइंट में लिखें electrons revolve around the nucleus in the orbit, electrons revolve around the nucleus in an orbit or shell। ये इनका सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, आप सोच रहे हो कि यहाँ तक तो सब कुछ सही है ना। तीसरा पॉइंट देखिए,
तीसरा पॉइंट इनका क्या कहना था? मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी। अब ये पॉइंट भी आपको सही लग रहा है, तीनों के तीनों पॉइंट तो सही है ना? तो फिर गलती कहाँ? गलती इनकी गलती है। इन्होंने बता तो दिया, सारी चीजें बता दी, सही भी है, ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे इनके इसमें प्रॉब्लम नहीं है, एक फिजिक्स के लॉ की प्रॉब्लम। फिजिक्स की एक लॉ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के कारण इनके इसमें प्रॉब्लम आई। सुनो ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी जो है फिजिक्स की, वो थियरी ये एक्सप्लेन करती है, सुनो ध्यान से सुनो, नहीं तो फिर रटना पड़ जाएगा ड्रॉबैक। वो थियरी ये एक्सप्लेन करती है, यहाँ पे क्या देख लो कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और उस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये तो सही भी है, ये तो हम जानते भी है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूम रहा है। तो ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल घूम रहा होगा इनसाइड, मतलब सर्कुलर पाथ में, ओके, सर्कुलर पाथ, तो वो हमेशा एनर्जी को लूज करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा? एनर्जी को लूज करेगा। समझ, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। क्या है? फिर से, जब कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो तो वो हमेशा क्या करता है? कुछ एनर्जी को रिलीज करता है। अब जब कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा तो होगा क्या? जब वो कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा तो वो जो है न्यूक्लियस के धीरे धीरे पास आता चला जाएगा एनर्जी रिलीज करने के कारण, और न्यूक्लियस के पास आते 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 फाइनली क्या होगा? इट विल कोलाइड विद न्यूक्लियस। और अगर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से कोलाइड हो गया, क्या होगा? फर्स्ट, तो यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ द एटम डिसाइड नहीं हो पा रही। अब इनकी प्रॉब्लम तो नहीं है, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी की प्रॉब्लम है, ठीक है। इन्होंने तो अपना बता दिया, जो बताया सही भी बताया, गलत कहीं है नहीं, बट इनकी थियरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ फिजिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, ये इनकी प्रॉब्लम, मतलब इनके स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम। समझ में आया क्या प्रॉब्लम? ऐसे भी आप देखो तो आप ऐसे सोच सकते हो, अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रही है, अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो क्या वो हमेशा एक एक्सेलरेटेड मोशन होगा? सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है? अब अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो एक्सेलरेशन क्या बिना फोर्स के पॉसिबल है? नहीं। और फोर्स को क्रिएट करने के लिए एनर्जी चाहिए, सही है ना? एनर्जी है, आएगी कहां से? एनर्जी कहां से आएगी? एटम के पास एनर्जी आएगी कहां से? अब अगर ये एनर्जी अपनी एनर्जी को यूज किया, समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन तो घूम रहे सर्कुलर पाथ में, और सर्कुलर पाथ का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या हुआ? फोर्स चाहिए, फोर्स तो है नहीं, और अगर फोर्स चाहिए, फोर्स क्रिएट करने के लिए इसने अपनी एनर्जी यूज कर ली, एनर्जी कम होती चली जाएगी, और जब एनर्जी कम होती चली जाएगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, जैसे ही पास आता जाएगा तो क्या होगा? इट विल फाइनली कोलाइड। और जहां कोलिजन हुआ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का, तो क्या होगा? दैट विल, मतलब यहां पे अनस्टेबिलिटी ऑफ द एटम आ रही है, दिस इज शोइंग अनस्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर? आप डायग्राम ड्रॉ करो, फिर मैं इसमें लिखाता हूं ड्रॉबैक ऑफ अदर फूड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अदर फूड, ड्रॉबैक ऑफ अदर फूड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, डायग्राम वाले ड्रॉ करो। ये तो अगले टॉपिक में बताऊंगा। लिखा ड्रॉबैक, लिखिए। इट कुड नॉट एक्सप्लेन, it could not explain stability of an atom. It could not explain stability of an atom. As we know, according to
according to electromagnetic theory of physics, as we know, according to electromagnetic theory of physics, any charged particle in circular motion, will be an accelerated motion, which will release energy, and electron will finally collide with nucleus, following a spiral path, है ना, देखो ये स्पाइरल पाथ है, leading to its unstability. तो इस तरह से एक एटम हो गया क्या, अनस्टेबल। समझ में आया कैसे एक एटम अनस्टेबल हुआ? तो इस चीज का करेक्शन किया फिर अगले साइंटिस्ट ने, क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल करेक्शन कर, एक्सपेरिमेंट तो इन्होंने कर ही दिया, सब कुछ बता ही दिया, सही भी है, बट एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं हो पाई, और वो एक्सप्लेनेशन थी स्टार, और वो भी किसके कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। जिस चीज को फर्दर किसने किया, प्रूव किया, मतलब स्टेबल बनाया, थियरी से स्टेबल बनाया किन्होंने, नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट। ठीक है, तो अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे नील्स बोर थियरी। इसके आगे की थियरी हम लोग ऑलरेडी सारी, मतलब नील्स बोर की थियरी से लेकर के आगे की सारी चीजें पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेट, उसके बाद 2n², ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। सिर्फ एक पॉइंट मुझे उसमें बताना है, वो है एनर्जी सेल के बारे में, एनर्जी ऑर्बिट। ठीक है, मतलब आप समझो कि 15-20 मिनट का टॉपिक है बस इसमें, बाकी सारी चीजें आप कवर कर चुके हैं, जो हम लोग अगली क्लास। अच्छा, मंडे से मैं क्या क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ बताओ, फिर से बोलो। किन बच्चों के लिए, जिनकी छुट्टी है, जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, जिनका अटेंडेंस पूरा है या स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा, सिंपली बोले तो आप साइंस की पढ़ाई मेरे साथ करो। मैं सिंपली आप बाकी घर पे जाकर के आप पढ़ते रहो दूसरे सब्जेक्ट, ठीक है, वो 2 घंटे आप साइंस की पढ़ाई मेरे साथ कर लो, बाकी टाइम में आपके पास जो टाइम बचता है उसमें दूसरे सब्जेक्ट करो। यहाँ पे पढ़ने से क्या होगा, उसी समय जो भी चीज नहीं समझ में आएगा आप मेरे से पूछ सकते हो, न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है तो कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी चीज है वो आप उसी वक्त मेरे से पूछ सकते हो। लेकिन ये क्लास होगी कब, मंडे टू फ्राइडे 12 to 2, ठीक है, ओके। ये 9th के भी बच्चे होंगे उसमें, 10th के भी बच्चे होंगे, ये सारे बच्चों के लिए मैंने डेली 2 घंटे की स्टडी आर दी है, ठीक है, ओके। आप इसको जितना यूटिलाइज करना चाहो आपकी मर्जी, ठीक है, बाकी नॉर्मल क्लास चलती रहेगी एज इट इज, ओके। चलिए, ओके देन, बाय बाय बच्चों, बाय बच्चे, ओके।